हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि हम लोग अपना इससे पहले अपना लेक्चर सीरीज कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या अपना पॉलिटिकल आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने अपना पॉलिटी का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जिससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या है अब अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिसेस को क्या करा था अपना स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। ये जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इनकी बिगनिंग हम लोगों ने स्टार्ट करी थी आपके आई थिंक डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हम लोगों ने इसको डील किया था। एंड हम लोगों ने बात करी थी कि ये पार्ट 4 का हिस्सा है एंड इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी हम लोगों ने उस टाइम पे डील कर ली थी, प्लस अलोंग विद आई गेस 36 या 33 समथिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने डील करे थे, जिसमें हम लोगों ने ए टू जेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, ये सारे के सारे हम लोगों ने क्या करते हैं यहाँ पे इनके आप लोगों के साथ डील कर लिए थे, ठीक है। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ते हुए जो हम करना चाहते हैं वो हम आज का अपना इसको पॉलिटी लेक्चर सीरीज के पार्ट 2 को लेते हुए चल रहे हैं। तो इसके हम पार्ट 2 को लेकर के चल रहे हैं एंड जो हमारा पार्ट 2 है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के संग है। किसके संग है आपका फंडामेंटल राइट्स के संग हम इसको लेते हुए चलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग देखेंगे कि यार हमारी चीजें कौन सी कैसे होती हैं, कौन सा फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे मेंशन है एंड इनकी बिगिनिंग मतलब कहाँ से कहाँ तक हम इसको लेते हुए चलेंगे। मेनली इसमें हम जो डील करेंगे फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने आपके 12 से स्टार्ट होते हैं, 12 से लेकर के आपके 35 तक का जो है हमारे, इनको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। हल्का फुल्का इसके बारे में अगर हम आइडिया लेना चाहते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम इसको देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे क्या है एंड देन इसके क्वेश्चन को करेंगे। इन क्वेश्चन के साथ हम इनको जब करते हुए चलेंगे तो इनके साथ इनको डील करते हुए चलेंगे क्या चीज चल रही है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आप लिख लेते हैं आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। जैसे मैंने आप लोगों को बोला डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में है, ऐसे ही हमारे पार्ट 3 में है। इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल नंबर 12 टू 35 आते हैं, ठीक है। 12 टू 35। नाउ हमने ये लिया कहाँ से है, ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। इससे पहले हम लोगों ने ये आपका जो फंडामेंटल किसके सॉरी डीपीएसपी की बात करी थी, डीपीएसपी हम लोगों ने कहाँ से लिया था, ये हमने आयरलैंड से लिया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक चीज और बात करी थी कि वो एक नेगेटिव आपका क्या है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, सॉरी। तो फंडामेंटल राइट्स के आपका एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट मतलब ये एक ऑब्लिगेशंस लगाता है, किस पे लगाता है आपका ऑब्लिगेशंस लगाता है, किस पे आपके ऑब्लिगेशंस लगाता है आपकी गवर्नमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ऑब्लिगेशंस लगाता है, दीज आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब कि भाई आप रिट्स सीक कर सकते हो, कोर्ट्स जा सकते हो, ठीक है। रिट्स इसमें सीक कर सकते हो। नाउ और बात करें तो इसमें देखो एक और चीज है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं, टोटल 6 हैं। बट इनिशियली ये 7 हुआ करते थे, एक हम लोगों ने माइनस करी, वो किससे माइनस करी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। नाउ आपको ये ईयर याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पहले जस्ट आई गेस एक या दो दिन पहले आई गेस आपका यूके पीएससी का एक पेपर हुआ था जो किससे रिलेटेड था आपका आई थिंक आरओ ऑफ हाई कोर्ट एंड इससे रिलेटेड था। नाउ इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है वो कौन से ईयर में होता है, तो उसमें 1976 एंड 1972 ये दो ईयर भी दिए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है एग्जैक्टली कौन सा है, ठीक है। 44 1978 एंड 42nd 1976 में होता है। तो इसमें क्या करता है हमारा जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सेवंथ जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी था, क्या राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या कर देता है आपका, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट से इसको एक क्या करा देता है लीगल राइट में कन्वर्ट कर देता है, लीगल राइट में इसको कन्वर्ट कर देता है। कौन सा उसमें इसको कर देता है आपका आर्टिकल नंबर 300 एंड ए में कर देता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता है। ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतनी चीजें होगी। अभी मैंने बोला है 6 फंडामेंटल राइट्स है, अभी कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो है तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी, एक है अगला राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अगला है राइट टू फ्रीडम होने का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन के बाद आपका जो राइट है वो क्या है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम
ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया था। एंड लास्ट में आपका क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये हो गए। राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम की बात करें तो आपका कितना है, 19 टू 22 है। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन 23 एंड 24 है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30 है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कौन करते हैं आपके, बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी इसके बारे में बात करते हैं। ये दो कल या परसों के एग्जाम के पीवाईक्यू हैं, तो एज इट इज ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है। डीपीएसपी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे ना, जो जो चीजें पूछी गई हैं वो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे साइड वाइज। बट अगर आप लोग क्या कर लो, इसको पढ़ लो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे के सारी चीजें क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती हैं, और इतनी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए ना। इसमें एक और चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब ये क्या होते हैं आपके, बैन भी हो सकते हैं, या इनको आप क्या कर सकते हो, इन पे हॉल्ट लगा सकते हो, ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। जैसे नेशनल इमरजेंसी के अंडर पे आपकी जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल नंबर 350 8 के अंदर आपकी जो 19th, यानी कि फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ, यानी कौन सी, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली जो आपकी फंडामेंटल राइट है, ये ऑटोमेटिकली क्या होती है आपकी, सस्पेंड हो जाती है। ऑटोमेटिकली क्या होती है आपकी, ऑटोमेटिकली आपकी सस्पेंड हो जाती है। एंड आपकी 359 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 359 के अंदर 20/21, इन दोनों के अलावा रेस्ट को भी आप क्या कर सकते हो, आपका सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का तरीका है। एक सेकंड देना मुझे बस, मुझे एक चीज चेक करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें सही है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक का जो हम लोगों ने चीजें देखी ना, ये सारी की सारी क्या थी, आपकी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पे थी। नाउ अब हम जो देखेंगे वो क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये आप देखना, ये जो बेसिकली मेन मेजॉरिटी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चंस आपको डील करेंगे, स्टार्टिंग से डील करेंगे, एंड आपके अराउंड जो 30 सेकंड तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक का जो हम लोगों ने क्या दिया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम यहाँ तक है इन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे ना। इनको कवर करने के लिए हम क्या बेसिक से डील करेंगे, मतलब इजी क्वेश्चन से डील करेंगे, एंड हर एक क्वेश्चन में जहां तक है हम कॉन्सेप्ट्स को डील करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे तक रिवीजन मान लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने ये ध्यान दिया कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन को कराता हूँ तो इसमें एक चीज रह जाती है, वो प्रॉब्लम रहती है आपकी किस चीज की, वो प्रॉब्लम रहती है आप लोगों के बेसिकली, मतलब ये क्वेश्चंस को टाइम देने में या पढ़ने में। मैं इनको ऐसे प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों की जैसे मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों को टाइम नहीं दे पाता, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, एंड इस पे सोचिए कि आप लोगों को टाइम कितना चाहिए, मतलब विद इन 2-3 सेकंड्स का मैं इसको टाइम दूंगा आप लोगों को, एंड करने का आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो डी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका कौन सा ऐसा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को होल्ड करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्लीज इसको आप देखिए, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, चलिए ठीक। नाउ अभी इसने बोला हमारा फंडामेंटल राइट्स कौन से उसमें आता है, पार्ट में आता है। तो हम लोगों ने बोला, इसको बोला था आपका पार्ट 3 में आता है। वही हमने अपने डीपीएसपी की बात करी थी, तो ये पार्ट 4 में आता है। ये चीज हमने डील करी थी। इसके आर्टिकल नंबर आपके कितने हैं, सॉरी 12 से आपके 35 तक का है, एंड इसमें 36 टू 51 तक का था। ये हम लोगों ने डील कर रखा था। ये पार्ट 6 में डिवाइडेड अलग है। इसको हम लोगों ने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें गांधीयन, लिबरल एंड आपके क्या है, गार्जियन इंटेलेक्चुअल, लिबरल एंड सोशल आपके क्या है, ये सारे के सारे तीन चीजों में डिवाइडेड था। इसमें से एक हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से माइनस कर दिया, जिसे हमने 308 के अंदर लीगल राइट में डाला है। तो हमारा क्या है, आपका पार्ट 3 इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमसे इससे पहले इसने पार्ट पूछा था,
जो इसमें हमने पार्ट बताया था आपका पार्ट 3, एंड उस पार्ट 3 को पढ़ने के बाद हमने बोला था आर्टिकल नंबर कितना 12 to 35। तो हम लोगों ने ये देखना है और हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें और देख लेते हैं ये कहाँ से लिया है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स है जहाँ पे यूएसए में क्या आता है अपना मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इनको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय, अभी बात करी थी हमने यूनाइटेड किंगडम से या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसमें यूएसए, ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से डील किया था। यूनाइटेड किंगडम्स ब्रिटिशर्स से याद आ रहे होंगे तो हम लोगों ने वहां से नहीं लिया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which report first recommended the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India? फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करने का हमने सबसे पहले कहा से कौन सी रिपोर्ट से जिक्र करा था, ठीक है। तो चलो नेहरू रिपोर्ट 1928। अब इसमें क्रिस्प प्रपोजल एंड साइमन कमीशन रिपोर्ट, ये दोनों का आप लोगों ने देखना है। मैं इसका हल्का फुल्का बैकग्राउंड देता हूँ। 1919 में आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उससे पहले मोले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में। तो इसकी वर्किंग को जांचने के लिए, इसकी वर्किंग को क्या वर्किंग को क्या बोलते हैं उसका नाम, चेक करने के लिए ये एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन आए थे। एंड इनका काम था कि अगला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा या फिर कोई भी रिफॉर्म आएगा, तो इस रिफॉर्म में हमें बेसिकली क्या चीजें देखनी है, ये इससे रिलेटेड था, ठीक है। नाउ क्रिस्प प्रपोजल की बात करते हैं, तो क्रिस्प प्रपोजल ये आपके 1942 के बाद की बात है, ठीक है। अगस्त ऑफर के बाद की बात है, अगस्त ऑफर के बाद की बात है, जिसमें क्या होता है हम लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास में ये लोग ऐड करने की बात करते हैं। ये मतलब इसका बैकग्राउंड चल होता है स्लैश, ये हम लोगों को डोमिनियन प्रपोजल देते हैं, डोमिनियन प्रपोजल देते हैं, जिसमें पोस्ट डेटेड चेक की बात भी की थी गांधी जी ने अगस्त ऑफर को। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी आजादी के टाइम पे जो लास्ट सेक्शन था वहां से रिलेटेड है ये, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते तो अभी मैंने बताया था ये हमारा वो एक्ट था जो क्या होता इंडिया को आगे चलाने के लिए काम आने वाला था, ठीक है। थोड़ा सा लेट आया था इसकी वर्किंग की वजह से, अदरवाइज 1929 के आसपास पे इसका वो था। हर 10 साल में ये लोग नया नया एक्ट लेकर के आते थे, इसमें 1935 में लोगों ने लास्ट एक्ट दिया था, ठीक है। अब इन सब में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जिस चीज से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिले, प्रेफरेंस मिले ना। हम लोगों ने एक चीज बात करी थी कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ये मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1922। तो ये इन्हीं का आंसर है। बेसिकली इनके क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे, और इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जिससे हमारा क्या बनता है आपका प्रिएम्बल बनता है, ठीक है। और वो प्रिएम्बल क्या होता है हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर, अभी हम लोगों ने इनकी बात करी थी जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो ये क्या है आपके जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल क्यों है, क्योंकि हम इनके लिए क्या करते हैं आपका रिट्स को क्या करते हैं आपका इन्वोक करते हैं। रिट्स को इन्वोक कैसे करते हैं हम अपना थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड थ्रू हाई कोर्ट। 226 एंड 32 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं आपका रिट्स को क्या करते हैं आपका इन्वोक करते हैं। और इन रिट्स को इन्वोक करने से क्या होता है हम लोगों का, इन रिट्स को इन्वोक करने से हम लोग इनको क्या करते हैं आपका इनको जस्टिफिएबल बना सकते हैं। यानी कि आपके कहीं पे भी राइट्स क्या होते हैं आपके, अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स में किसी ने क्या कर रखा है आपका वॉयलेट कर रखा है, तो आप कोर्ट्स को सीक कर सकते हो। नॉन जस्टिफिएबल क्या हो सकता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे डीपीएसपी में, यानी कि नो मॉरल एप्लीकेशन। एडवाइजरी इन नेचर, नो मॉरल ऑब्लिगेशन आपके क्या है, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। एडवाइजरी इन नेचर आपके डीपीएसपी है। चलो जस्टिफिएबल इसका आंसर है। आगे देखते हैं। Which institution is regarded as the guardian of the fundamental rights? हमारे fundamental rights का guardian कौन है। अभी इससे पहले हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि हम क्या करते हैं आपका रिट्स को इन्वोक करते हैं। रिट्स कितने प्रकार की होती हैं आपकी, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं आपकी, ये कल या परसों वाले पेपर में जो हाई कोर्ट का आर वाला एग्जाम था उसमें एक मैंडामस क्या था उसका बारे में पूछा गया था, ठीक है। पहली होती है आपकी हेबियस कॉर्पस, सेकंड होती है आपकी मैंडामस, थर्ड होती है आपकी प्रोहिबिशन, फोर्थ होती है आपकी सर्टोरी, एंड फिफ्थ होती है आपकी क्यू वारंट, ठीक है, क्यू वारंट, ठीक है। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, हेबियस कॉर्पस का बॉडी, मैंडामस का कमांड होता है इसका मतलब,
टू गिव कमांड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है आपका क्या, फॉरबिड करना, मतलब और रोकना। सर्टोरी का मतलब होता है सर्टिफाई करना। एंड क्यू वारंटो का मतलब होता है किस अथॉरिटी से, अथॉरिटी से, ठीक है, ये इसके मतलब है। नाउ अगर मैं रिट्स को इन्वोक कर रहा हूँ, तो ये किसके थ्रू इन्वोक कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के थ्रू इसको क्या कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ। अब अगर मेरे क्या फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर मेरे वॉयलेट हो रहे हैं, तो मैं किसके पास जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा हूँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसको बोलता है आपका जुडिशरी भी बोल देता है। अगर ऑप्शन में आएगा तो इन तीनों में से देखना, जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एपीलेट अथॉरिटी। अगर ये दोनों आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट करिएगा, अगर ये एक ही आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल इज द टर्म स्टेट डिफाइंड। अब हमारे आर्टिकल नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 12 है, ये हमारा स्टेट बताता है कि स्टेट क्या होता है। नाउ हम लोगों ने, अगर आपने अपनी वीडियो में देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने जनरली इस वर्ड को क्या डिफाइन करा था। जैसे स्टेट की बात करें तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, या कोई यूटी की गवर्नमेंट होगी, ठीक है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट्स होगी। पार्लियामेंट्स होगी, पार्लियामेंट होगी आपकी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, ये भी हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर में आ गया। लोकल गवर्नमेंट आ गई, लोकल गवर्नमेंट में आपकी पंचायत आ गई, म्युनिसिपैलिटीज आ गई, या फिर आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आ गई। उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या हो गया, आपके यूपीएससी आ गया, यूपीएससी हो गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसमें एनएचआरसी हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। उसके बाद नीति आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया। उसके बाद पीएसयू की बात करें तो पीएसयू में आपकी ओएनजीसी आ गया, ओएनजीसी के बाद आपका भेल आ गया, गेल आ गया, ठीक है, गेल। पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो जिसमें क्या हो गया आपका, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, या कोई भी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का वर्क करती है, गवर्नमेंट का वर्क करती है, जैसे आपका टीसीएस एंड एडीक्यूटी, एडीक्यूटी, ये भी क्या है, फेमस है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी स्टेट कहलाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which article declares that laws inconsistent with fundamental right shall be void? ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 13 बताता है कि ऐसे वो सारे राइट्स जो क्या है आपके इनकंसिस्टेंट हैं, या मतलब डेरोगेटरी हैं, या फिर जो क्या करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की पावर को वॉयलेट करते हैं, तो वो क्या कहेंगे आपके, क्या क्या बोलते हैं उसका ना, वो क्या कहलाएंगे आपके, वो नल एंड वॉइड कहलाएंगे। मतलब उनकी एग्जिस्टेंस पे कोई वो नहीं होगा, मतलब उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा उनका, ऐसा समझ लीजिए, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 30 ऐसा समझ लीजिए। चलो, which of the following is included within the meaning of the state under article 12? अभी हम लोगों ने स्टेट को डिफाइन किया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट आपका क्या, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। अब यहाँ पे नॉर्ड बोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नॉर्ड पे कैसे हम करेंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हम लोगों ने इंक्लूड किया था, जिसमें स्टेट पार्लियामेंट भी क्या थी आपकी, स्टेट पार्लियामेंट भी इंक्लूडेड थी, स्टेट लेजिस्लेचर ये रहा, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज भी इंक्लूडेड थी, जिसमें पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी क्या आपके इंक्लूडेड है। तो प्राइवेट कंपनीज इसका आंसर होगा, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज का आंसर होगा। एंड हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि इसी में प्राइवेट कंपनीज जो थी, प्राइवेट कंपनीज जो गवर्नमेंट का वर्क क्या करती हैं, आपकी वर्क आपके लिए फंक्शन करती हैं, जैसे आपके क्या एग्जाम कराना, टीसीएस एंड एडीक्यूटी का, तो वो क्या करेंगे आपकी स्टेट कहलाएंगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12? अब यहाँ पे नॉट नहीं बोला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पॉलिटिकल प्राइवेटी पार्टी एंड प्राइवेट स्कूल। अभी हम लोगों ने बात करी थी क्या, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स की बात करी थी, क्या हुआ रही थी बात आपकी लोकल गवर्नमेंट्स की। इसमें क्या था आपका, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, म्युनिसिपैलिटीज एंड आपका क्या, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। म्युनिसिपैलिटीज में ही क्या आता है आपका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं।
फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमरीली meant to protect the individual against, किसके अगेंस्ट? इंडिविजुअल को ये प्रोटेक्ट करते हैं आपका स्टेट से। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करते हैं? आपके स्टेट से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट वन वर्ड है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोगों को कुछ चीजें जाननी हो। चलो, which article guarantees equality before law plus equal protection of law? equal protection of law। चलो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड आपका क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 361 के तहत आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड आपके गवर्नर है, आपके क्या है? गवर्नर, इन दोनों को क्या मिलती है? आपकी छूट मिलती है, लिबर्टी मिलती है इस केस में। ठीक है, चलो अब इस चीज में क्या है, आप लोगों को ये चीज जानना है तो हल्का फुल्का एक आइडिया देता हूँ। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि इस चीज को शो करने के लिए, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, इट इज अल्ट्रा रिच, ये पैसे वाला है, एंड इट इज पुअर। ठीक है, अब इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए मतलब क्या? लॉ के सामने अगर तुम सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ के सामने प्लीड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लॉयर। तो गवर्नमेंट ये मतलब आपकी जो ये है फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके लिए क्या करते हैं? जुडिशरी में ये एक प्रावधान लेकर के रखते हैं कि इफ ये एक अगर लॉयर को बाई कर सकता है, मैक्स सबसे महंगे लॉयर को बाई कर सकता है, यानी कि अपने लॉयर हायर कर सकता है, एंड ये लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो इन टर्न इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक लॉयर को हासिल मतलब हायर कर सके। ठीक है, ताकि उनका केस क्या कर सके? प्लीड कर सके। चलो, ये चीज समझ में आ गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि देखो, ये ए है, ये बी है, सपोज ये फ्रेम किया गया है, बी ने ए को किसी सी के मर्डर के लिए। नाउ हमारी जुडिशरी एक हमें इक्वल प्रोटेक्ट मतलब उसको इक्वल प्रोटेक्शन इस हिसाब से देती है कि जो बी है और मतलब जो सी है एंड जो ए है, इन दोनों में से किसी की भी राइट्स वॉयलेट ना हो एंड दोनों पक्षों को अपना व्यू पॉइंट रखने का क्या दिया जाए? मौका दिया जाए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अदरवाइज ये जो डिबेट है ये आपकी स्पीडी ट्रायल एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सम टाइम आपस में न्यूज में क्या करता है? ये कोलोइड करता है, जिसमें बोलते हैं कि क्या, कि एक क्रिमिनल को लॉन्ग टर्म क्या दिया जाता है? आपका मतलब टाइम दिया जाता है और उसको मतलब वो सजा से माफ हो जाता है, ऐसे करके समथिंग इसकी प्लीज होती है, बट हम लोगों को उस तरफ नहीं देखना है। ठीक है, ये आपके अगर आपके उसमें क्या आता है, किसी के पेपर मेंस में आता है तो इन दोनों का डिबेट आप लिख सकते हो। चलो, इनको बारे में डील करना होगा हम बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 बताता है इसके बारे में। 13 अभी हम लोगों ने बताया था कि ये सारे के सारे लॉज के बारे में बताता है जो क्या है? डेरोगेटरी, डेरोगेटरी, और वो क्या हो जाएंगे? आपके वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, 15 और 16 आपके रिजर्वेशन की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। डॉक्टर आई नो रिजर्वेशन इनके बारे में बात करता है। 15 आपका बात करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो रेस रिलीजन, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पे। एंड 16 बोलता है कि आपको क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। चलो हम आगे देखते हैं। The concept of equality before law has been borrowed from। अब equality before law हम लोग कहाँ से बोरो करके आए हैं? तो हमने बोरो करा है आपका यूनाइटेड किंगडम से। ये स्ट्रेट आंसर है, आप लोगों को क्या करना है? इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलो, इक्वालिटी बिफोर लॉ और भी बहुत जगहों पे प्रेजेंट है, जैसे आपका ईरान, आपका सऊदी अरेबिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं है? आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज बीन बोरोड फ्रॉम। अभी हम लोगों ने क्या बोला था? इससे पहले जो क्वेश्चन था प्रीवियस वाले को देखते हैं, उसमें क्या पूछा था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब बोला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया? ये हमने लिया है अमेरिका से। तो हमने बात करी क्या? इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हमने कहाँ से लिया? आपका यूएसए से। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने यूके से लिया है। ठीक है, चलो, आयरलैंड से हमने क्या लिया था? आपका डीपीएसपी लिया था। चलो आगे देखते हैं। Which article prohibits discrimination on the grounds of race, race, religion, caste, sex और place of birth? तो आर्टिकल नंबर 15, ये राइट टू इक्वालिटी
एंड इक्वालिटी बिफोर बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। 15 बात करता है कि आपका किस चीज के बारे में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। एंड 17 बात करता है आपका अनटचेबिलिटी के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में। चलो आगे देखते हैं। Abolition of untouchability. Which article guarantees equality of opportunities in matter of public employment? अभी बात करी हमने 16. 15 बात करता है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। 17 आपका अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के बारे में बात करता है। एंड 18 बात करता है कि आप सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स के अलावा आप कोई भी टाइटल्स को क्या कर सकते हो, टाइटल्स को आप धारण नहीं कर सकते, जैसे महाराजा अधिराज, ठीक है, ऐसे टाइटल्स को आप हासिल नहीं कर सकते। चलो आगे देखते हैं। रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो आर्टिकल नंबर 16, अभी जैसे हमने बात करी थी इसकी। नाउ 15 की बात कर ली थी हम लोगों ने, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के रिस्पेक्ट में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। 19 की बात करते तो फ्रीडम ऑफ क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अंदर बहुत सारे ए बी सी डी ई एफ जी आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which article abolishes untouchability? अभी बात करते हैं हमने 17, 16 हमने डील कर लिया था, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये टाइटल्स के बारे में बात करता है, क्या सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स आप धारण कर सकते हो। 19 बात करता है आपका किसके बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में गारंटी करता है, ठीक, फ्रीडम। आगे देखते हैं। Which act was enacted to enforce आर्टिकल नंबर 17? आर्टिकल नंबर 17 को एनफोर्स करने के लिए एक आर्टिकल बनाया गया, 17 को ऐड करके हम 35 के संग हम लॉ बना सकते हैं, ठीक है, पनिश करने के लिए, पनिश करने के लिए। तो पनिश करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन इसमें नहीं आता, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट इसमें नहीं आता, ये डीपीएसपी के रिलेटेड था, जिसमें इक्वल पे एंड इक्वल वर्क 39 ए में आता है, और एसटी एक्ट 1989 में नहीं था, ठीक है। तो इसका क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। चलो, विच आर्टिकल अबॉलिशेस टाइटल, अभी हम बात करते आ रहे हैं 18, ये अनटचेबिलिटी को रिमूव करता है, अबॉलिशेस, अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ठीक है। ऐसे करते हुए हम जब चलेंगे तो आपको आर्टिकल्स अपना भी याद हो जाएंगे। राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, फ्रीडम के बारे में बात करता है। एंड 20 आपके बारे में बात करता है, ये जो 20 है ये आप लोगों के बात करता है फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन, ये कन्विक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्या है हमारे 3 आर्टिकल्स है, इनको भी हम डील करेंगे। बस फर्स्ट हम देख लेते हैं राइट टू फ्रीडम को भी यहाँ अच्छी तरीके से डील कर लेते हैं। तो 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F एंड 19 आपका जी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसको हम एक निमोनिक की तरह याद करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। 19A आपको फ्रीडम देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप अपने मतलब जो चीजें हैं उसको कन्वे कर सकते हो एंड एक्सप्रेस कर सकते हो अपने थॉट्स को। जैसे ही आप अपने स्पीच और आपके एक्सप्रेशन को आप क्या करते हो, कन्वे करते हो, तो जब आप ये स्पीच दे रहे हो तो असेंबली बनती है आपकी, ठीक है। असेंबली मतलब लोगों की गैदरिंग होती है जिससे हम असेंबली बोलते हैं, यानी कि राइट असेंबली का आपको अधिकार है। और ये कैसा अधिकार है, पीसफुल, ठीक है, असेंबली का, पीसफुल असेंबली का आपके पास अधिकार है ना। जैसे ही आपकी असेंबली बनती है, ठीक है, तो अब इसमें से कुछ लोग आपसे मोटिवेटेड होंगे इस स्पीच से, जैसे ही आप लोग मोटिवेट होंगे तो आप लोग क्या बना सकते हो, एक एसोसिएशन बना सकते हो, एसोसिएशन की बात करता है, ठीक है, मतलब एक ग्रुप बना सकते हो उस एसोसिएशन को। ये नॉट एंटी नेशनल होना चाहिए, ठीक है, नॉट एंटी नेशनल, मतलब एंटी नेशनल आप एसोसिएशन नहीं बना सकते हो, ठीक है। चलो जैसे ही आप लोगों का एसोसिएशन बना, अब ये एसोसिएशन क्या करेगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। वो कैसे जोड़ेगा, जब आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमोगे, यानी कि मूवमेंट का अधिकार देता है आप लोगों को,
मूवमेंट टू ट्रेवल अक्रॉस इंडिया, मूवमेंट टू ट्रेवल अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया मतलब इंडिया में आप कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। सिवाय ये किसको मैंने आप लोगों को बोला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थी इन पे, ठीक है। तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या थी कि ये किसी और को मतलब सेकेंडरी पर्सन को क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों का हॉल्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ 19D की बात करते हैं, मूवमेंट टू अक्रॉस, इसमें क्या है, आप इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट वाली जगह पे नहीं जा सकते हो, एंड दूसरा आपका प्रोटेक्टेड एरियाज पे नहीं जा सकते हो। नाउ आप लोगों ने मूवमेंट कर लिया वहां उस जगह पे आप ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप में से कुछ लोगों को मान के चलो वो जगह पसंद आ गई, तो आप क्या करोगे वहां पे रिसाइड और सेटलमेंट होने का आपके पास अधिकार है। सपोज करो मैं आप लोगों के संग ट्रेवल करा एंड आई लाइक सिक्किम, ठीक है। सपोज करें XYZ में सिक्किम पसंद है या केरला पसंद है या मुझे मान के चलो गुजरात पसंद है, तो इनमें से मैं कहीं पे भी जा करके रह सकता हूँ एंड सेटल हो सकता हूँ, ठीक है, उस जगह पे। नाउ उसके बाद एक राइट था यहाँ पे प्रॉपर्टी का, जिसे मैंने आप लोगों को बोला कि डिलीट कर दिया था, तो 19FB इसका डिलीट हुआ है, ठीक है। बच्चे इसको याद नहीं करते, तो आप लोगों ने याद करना है, इसको याद कर लेना है। तो ये आपका 31 के संग ये भी डिलीट हुआ था, ठीक है, डिलीट। लास्ट क्या है, अगर आप वहां पे रहते हो तो आप रहने के लिए वहां पे सेटल हो रहे हो तो आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। मनी के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, बिजनेस वहां पे कर सकते हो, ठीक है, अपने रहने खाने पीने के लिए। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि 19A आपको अधिकार देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, 19B आपको असेंबली का अधिकार देता है, 19C आपको किसका, आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है, 19D आपको मूवमेंट अक्रॉस इंडिया का अधिकार देता है, 19E आपको उस जगह पे ठहरने का अधिकार देता है, एंड 19G आपको उस जगह पे बिजनेस करने का अधिकार देता है, ठीक है। 19 आर्टिकल ये था। चलो अभी 20 हम थोड़ी देर में आगे करें, डील करेंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स कैन बी एक्सेप्टेड। टाइटल्स की बात करें तो मिलिट्री टाइटल, मिलिट्री टाइटल जैसे आपका क्या है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ठीक है। मिलिट्री टाइटल जैसे आपका PVSM, ये आपका बोल देते हैं आपका क्या बोलते हैं आपका कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, और उसके बाद आपका PVC परमवीर चक्र, वो तो हम लोगों ने ऊपर डील कर दिया। उसके बाद आपका जनरल हो गया, जनरल हो गया, ये सारे के सारी चीजें, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो। सेकंड, मिलिट्री टाइटल के संग आप लोग क्या कर सकते हो, मिलिट्री टाइटल्स के संग आपका एकेडमिक टाइटल्स, एकेडमिक टाइटल्स को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। चलो इसमें मैंने क्या बोला था आप लोगों का, कोई भी ऐसा टाइटल जो क्या है आप लोगों का पुराने राजा महाराजाओं के टाइम का, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो राय बहादुर आप होल्ड नहीं कर सकते हो, नवाब आप होल्ड नहीं कर सकते हो। सर इज अ कॉमन एब्रीविएशन जो बेसिकली क्या है आपके टीचर्स के लिए यूज होता है, तो इट्स नॉट समथिंग दैट टाइटल कैन बी बियर्ड बाय ईच एंड एवरीवन। तो भारत रत्न इज द ओनली टाइटल दैट कैन बी बियर्ड बाय द पर्सन हु एक्सेप्टेड दैट अवार्ड, ठीक है। चलो इट इज अ प्रेस्टिजियस टाइटल। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सबसे पहले नॉट आप लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग डिस्कस किया था राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 के बारे में, और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 कॉन्स्टिट्यूशन में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। पार्ट 3 से डिलीटेड फ्रॉम पार्ट 3, इसको ऐड कर दिया है आपका लीगल राइट की तरह, कहाँ पे, लीगल राइट की तरह आपका कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 300A में इसको ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ 19 का हम लोगों ने कौन सा, 19 का F भी हम लोगों ने डिलीट किया है। और राइट टू फ्रीडम 19 से आपका 22 तक का थी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका 32 था। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट, सीज्ड मतलब कि अब खत्म हो गई है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी हम लोगों ने बात करी थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। 42nd आपका 1976 में था, ये आपका PYQ था। 52nd एंड 86 से आप क्या हो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मतलब क्या चीज आई थी ये मैंने पढ़ा रखा है। 42nd को हम आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ, अभी हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। कहां से, आपका फंडामेंटल राइट से। डिलीट इसलिए किया था क्योंकि इंडिया जिस टाइम पे आजाद हुआ था उस टाइम के बाद इंडिया को प्रोग्रेस होने के लिए क्या, रेलवे, रोड एंड ब्रिजेस वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, बहुत सारी आपकी PCUs, PSB, ये सारी की सारी चीजें क्रिएट करने के लिए चाहिए थी प्रॉपर्टी।
और उस टाइम पे अगर किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट लेती थी तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा था, अननेसेसरी इशू क्रिएट हो रहा था, इसीलिए इस आर्टिकल को यहाँ पे डिलीट मारा गया, ठीक है। और उसके बाद इसको 300 ए में ऐड कर दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका लीगल राइट बोलते हैं, ठीक है। लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लीगल राइट। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो लीगल राइट इज अ स्मॉल, अगर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, स्टैट्स पढ़ा है, मतलब ये पढ़ा है आपका, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते थे इसको, मैं भूल गया। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, स्लॉगिज्म पढ़ा है, अच्छा। स्लोगिज्म अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग इस चीज को बता सकते हो। तो एल जो है इज अ सबसेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा, ठीक हो गया। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अलावा आपका कुछ और होता, मान के चलो यहाँ पर सोशल राइट्स होता, सोशल राइट्स होता, तब आप जाकर लीगल राइट पे फोकस करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इस वजह से आपका आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Right to property is provided under article number 308. आर्टिकल नंबर 21 में देख लिया, राइट टू लाइफ। आर्टिकल नंबर 31 इसको हमने डिलीट कर दिया है, ये क्या थी, राइट टू प्रॉपर्टी को बताता है। आर्टिकल नंबर 32 ये आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, इन सबके फंडामेंटल राइट्स को हटाने की बात करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which article guarantees six freedoms to the citizen? आर्टिकल नंबर 19 डील करता है, 19 ए, बी, सी, डी, ई, एफ हमने डिलीट कर दिया, एंड आपका जी। ए आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी आपका असेंबली की बात करता है, सी आपका बात करता है एसोसिएशन की बात करता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसोसिएशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद हम वहाँ रिसाइड कर सकते हैं, मूव मतलब इंडिया के अक्रॉस में, ठीक है, इंडिया के अक्रॉस में मूव कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, एंड वहाँ पे अपना बिजनेस खोल सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, आर्टिकल नंबर 19 में डील करता है। आर्टिकल 18 क्या करता है, आपका टाइटल्स के बारे में बात करता है। 20 आपका कन्विक्शन के बारे में बात करता है, कन्विक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। एंड आपका 21 राइट टू लाइफ हो गया, और राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल नंबर 19 ए, अभी हम लोगों ने डील किया था। 20, 21 एंड 18 इससे पहले हमने डील करा था, राइट टू लाइफ, ये कन्विक्शन वाले राइट थे, कन्विक्शन वाले राइट थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट one of the six freedoms under 19? Freedom and speech and expression A, freedom to form an association B, freedom to acquire property ये F था, जिसे हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया आपका, डिलीट कर दिया है। और ये फ्रीडम टू मूव फ्रीली, एसोसिएशन बनाने के बाद हम क्या कर सकते थे आपका, ये डी में था, ठीक है। चलो असेंबली, ये एसोसिएशन है तो सॉरी ये सी में था। चलो आगे देखते हैं। Which fundamental right is available only to citizens? कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, 14, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, ये कहता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, इसके बारे में बात करते हैं। ये किसका था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, ये आपका आर्टिकल नंबर 22 बोलता है, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, ये आपका 21 बोलता है, ठीक है। उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका 19 बोलता है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट ये आपका 22 बोलता है। तो ओनली 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है आपके सिटीजन को अवेलेबल है। चलो आगे देखते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस? कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस ये आपका आर्टिकल नंबर 20 देता है, एंड ये हमें तीन प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। मतलब आप जब अरेस्ट हो गए उसके लिए सबसे पहले क्या देता है आपका, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपको पनिश करने के लिए आपके प्रीवियस क्राइम्स को देखते हुए अगर आप आज एक लॉ लेकर के आ रहे हो तो उस लॉ से पहले आप जो भी क्राइम हुआ उसको आप पनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी, ठीक है। डबल जियो पार्टी मतलब कि आप एक ही गुनाह के लिए दो बार क्या होता है, टू टाइम्स आप सजा नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगला डबल जियो पार्टी में आपका क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्लूड नहीं होता। थर्ड क्या है आपका,
राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या है? ये आपको प्रोटेक्शन देता है किस चीज के ऊपर, कि आप खुद गवाही नहीं दे सकते हो, ठीक है, गवाही, गवाही, गवाही ही नहीं दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Ex post facto laws are prohibited under आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। अगला डबल जियोपार्डी पार्ट 2, सेल्फ इनक्रिमिनेशन पार्ट 3। ये मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं ताकि आप लोगों को क्या हो सके, आपका जो एमसीक्यूज हैं इनके थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो, रिवाइज एंड मेमोराइज कर सको, ठीक है, मेमोराइज कर सको। इसीलिए मैंने एक एक फंडामेंटल राइट्स को लेते हुए सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, जो बेसिकली किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को इजी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी ये सामने पढ़ रहे हैं, बट एज इट इज जब ये पेपर में आता है तो इट इज वेरी टफ कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। चलो आगे देखते हैं। Which article guarantees protection of life and personal liberties? आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। 20 की बात करते हैं, हमारा किस चीज से रिलेटेड था? 20 हमारा क्या था? आपका कन्विक्शन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? आपका कन्विक्शन से रिलेटेड था। 22 आपका किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है, ये आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट, या आप जो अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है उससे रिलेटेड, अरेस्ट से रिलेटेड है। एंड 23 आप लोगों का रिलेटेड है आपका, ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आपका फोर्स्ड लेबर की बात करता है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर की बात करता है। चलो आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन बोरोड फ्रॉम, ये हम लोगों ने कहां से लिया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपका जापान से लिया है। ये आपके वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ा रखा है, आप वहां से डील कर सकते हो एंड आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which article provides safeguards against arbitrary arrest and detention? Arrest and detention का आपका 22 था, अभी हम लोगों ने डील किया था ना। आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जो आर्टिकल 21 है, ठीक हो गया। आर्टिकल 21 ए आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन को क्या करा था, आपका 6 to 14 ईयर्स का एक आपकी क्या थी, डीपीएसपी थी, इसको हम लोगों ने क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया। एंड एक चीज आपको यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ कि 21 इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ आर्टिकल, ग्रेव यार्ड ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कहीं पे भी आप लोगों को लगता है कि ये फंडामेंटल राइट मैंने नाम नहीं सुना है और पूछा गया है, तो बेसिकली क्या होगा, आपका आर्टिकल नंबर 21 होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डेल्ट विद अंडर आर्टिकल नंबर 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है, ठीक है। ये क्या बात करता है कि आपको विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने आप लोगों को क्या करना है, पेश करना है। आप लोगों को एक एडवोकेट हायर करने के लिए दिया जाएगा, और जो आपका लिए क्या कर सकता है, आपका केस फाइट करेगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। चलो आगे देखते हैं। 23-24 आपका क्या है? ये आपका आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है, अभी हम इसको डील करेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स? तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वो हैं जो आप लोगों को क्या दिए जाते हैं, फॉरेनर्स हैं और सिटीजन को दिए जाते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका क्या है, सिर्फ सिटीजन को दिया जाता है। पब्लिक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे सिटीजन को ही दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, यानी कि आर्टिकल नंबर 21, ये दोनों को दिया जाता है, ठीक है, सिवाय एनिमी एलियन के अलावा हम ये सभी को देते हैं। चलो आगे देखते हैं। Which fundamental right has been described as the heart and soul of Constitution by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? ये हमारा पीवाईक्यू था, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को ये परसों हाई कोर्ट के एआरओ या आरओ के एग्जाम में जो हुआ था, उस वाले में ये क्या है, आपका पीवाईक्यू पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्टली। तो आर्टिकल नंबर 32। चलो आगे देखते हैं। Which article empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights? Writs मैंने आपको 5 बताई थी, आपका habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari एंड आपका prohibition। prohibition का मतलब क्या था आपका, प्रोहिबिशन का मतलब क्या था आपका, फॉरबिड करना या रोकना। सर्टरी का मतलब था आपका सर्टिफाई करना। क्यू वारंटो का मतलब आप लोगों को बाय व्हाट अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी बतानी है कि आप किस हिसाब से उस पब्लिक चेयर में बैठो। मैंडेमस का मतलब होता है आपका गिव कमांड, ये भी आपका पीवाईक्यू था परसों वाले पेपर का। एंड हाई आपका हेबियस कॉर्पस का मतलब था यू मे हैव द बॉडी।
तो ये किसके अकॉर्डिंग देते हैं? आपका आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, ठीक है। एंड 226 में आपका, ये आपका हाई कोर्ट के अंदर देते हैं, 32 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चलो आगे डील करते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर? अच्छा, 131 एंड 136 आपके सुप्रीम कोर्ट्स के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which article prohibits trafficking in human being and forced labor? ये अभी हमने बात करी थी, 23 के बारे में बात करता है। एंड यहाँ पे 24 आप लोगों को किसके बारे में बात करता है? ये चिल्ड्रंस के बारे में बात करता है कि इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फैक्ट्रीज में काम करने से रोकने के लिए, ठीक है। मतलब 14 ईयर से कम की एज के जो बच्चे हैं, और 14 या 15, सॉरी 14 ईयर की एज से कम के बच्चे जो है उनको हेजार्डियस फैक्ट्रीज में काम करने से मना करता है, ठीक है। 25 आपका राइट टू रिलीजन में आता है। 22 के बारे में बात करते हैं, ये अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। 23 की बात करता है तो आपके फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बैन करने की बात करता है। चलो, विच फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स बेगार एंड बॉन्डेड लेबर? अभी हमने बोला बेगार और बॉन्डेड लेबर आपका आता है किसमें? आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 22 में ही आता है, ठीक है। ये सॉरी 23 में आता है, 22 बोला मैं। राइट टू इक्वालिटी 14 टू, अच्छा 14 में आता है, 14 टू 18 में, सॉरी। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आता है 32 में आता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका 23 एंड आपका 24 होता है। तो 23 की बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं। Employment of children below the age of 14 years in factories. Factories के आगे आप hazardous लिखा है। Mines और hazardous occupation is prohibited in the article number 24, ठीक है। चलो अभी हमने डील किया था। और 39 आपका डीपीएस भी आता है, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। 23 हम लोगों ने भी डील कर लिया, आपका किस चीज के ऊपर था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड आपका फोर्स्ड लेबर, ये आपका बॉन्डेड लेबर बधुआ मजदूर मजदूर, ठीक है। 45 भी आपका डीपीएस में आता है। 45 आपका मेरे ख्याल से उसमें था आपका, जो आपका आर्टिकल नंबर 45 है बेसिकली डील करता है आपका, क्या नाम है, कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोगों ने एजुकेशन, ये क्या है आपका एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से हम लोगों ने इसे लीगल राइट मतलब फंडामेंटल राइट पर 21 ए के अंडर पे कन्वर्ट कर दिया था। चलो आगे देखते हैं। Which fundamental right protects children from hazardous employment? आपका 24। और राइट टू लाइफ आपका ये एक ये आपका जो 29 है, ये आपका इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। 29, एक सेकंड, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं। 32 आपका क्या था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं। Which article guarantees freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion? ये आपका 25 बोलता है कि आपके पास ये राइट है कि आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो? एज अ गॉड या एज अ फॉर्म ऑफ डेटी आप इसको प्रे कर सकते हो, इसको अपना रिलीजन बना सकते हो, इसको आप फैला सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज ये आपको अधिकार देता है 25। ना आपको 26 ये अधिकार देता है क्या? कि इस रिलीजन को, जिस चीज को आपने रिलीजन माना है, इस रिलीजन के आप अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। ये आपको क्या देता है? आपका आर्टिकल नंबर 26 का अधिकार देता है। 25 आपको क्या बोलता है? कि किसी भी चीज को आप भगवान मान सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो और उसको फैला सकते हो, ठीक है। 27 बोलता है कि इसमें क्या है? आपको फ्रीडम है, आप क्या कर सकते हो? टैक्स प्रमोशन या मतलब इन चीजों में टैक्स से रिलेटेड क्या है आपका? रिलीजन इज टैक्स फ्री इन इंडिया, कौन बोलता है? आपका 27 बोलता है। और 28 क्या बोलता है? कि आपके पास क्या है? फ्रीडम है किस चीज की? अटेंडेंस है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मतलब रिलीजियस वर्शिप आप करा सकते हो कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे एजुकेशन वो है। तो 28 में क्या बोलता है? आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप क्या कर सकते हो? अपना फ्रीडम है आपके पास, आप अपनी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जैसे कि भी हो गया आपका, क्या हो गए, आह, क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू वाले जो हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, इन चीजों में आप क्या कर सकते हो? रिलीजियस इंस्टीट्यूट की तरह आप इसको फॉलो नहीं करा सकते, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस चीज पे यस आप फॉलो करा सकते हो। एंड आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं है, मतलब है अगर आप पेरेंट्स की डिमांड को हाई, मतलब पेरेंट्स से आपको यस कंफर्मेशन मिला है तो आप इसको फॉलो करवा सकते हो।
चलो 26 हम लोगों ने डील कर लिया, 27 हम लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया। 27 आपका टैक्स से रिलेटेड था, 27 आपका अफेयर से रिलेटेड था, आप मैनेज कर सकते हो। 24 हम लोगों ने देख लिया था कि चाइल्ड से रिलेटेड था, जिसमें चाइल्ड को माइंस, फैक्ट्रीज, इन सब हेजार्डियस प्लेसेस में आपका वर्क नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, विच आर्टिकल ग्रांट्स एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स। मैनेज 26 में आता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 25 में आप किसी भी चीज को रिलीजन मान सकते हो। इसे इसे रिलीजन मान सकते हो, इसे प्रोफेस कर सकते हो, मतलब फैला, आपको इसको फैला सकते हो। इसको क्या करोगे आप, इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 26 बोलता है अगला आर्टिकल कि इसके अफेयर्स को आप क्या करोगे, मैनेज करोगे। अफेयर्स मैनेज करने का काम कब आता है, जब एक से ज्यादा लोग इस चीज को रिलीजन मानने लग जाते हैं। अफेयर्स मैनेज करने के बाद आपको 27 ये अधिकार देता है कि आप इसको टैक्स फ्री बनाओगे। एंड उसके बाद 28 आपको ये अधिकार देता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे डील करते हैं सारे आर्टिकल। आगे देखते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, तो आपका 27 बात करता है। अगला, विच आर्टिकल डील्स विद द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये आपका 28 डील करता है। ये हम लोगों ने डील कर लिया था। 25 किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, 26 उसको मैनेज कर सकते हो, 27 उसमें टैक्स फ्री बनाओगे, एंड 28 उसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 29 एंड 30 आपका माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है, चलो आगे देखते हैं। Religious instruction cannot be provided in minority education institute, private education institute wholly maintained by the state। अभी हम लोगों ने बात करी थी, जैसे आपका क्या हो गया, केवी हो गया, और आपका उसके बाद क्या हो गया, नवोदय हो गया, नवोदया हो गया, ठीक है। चलो इन चीजों में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। चलो आगे देखते हैं। Which article protects the interest of minorities by conversing their language, script and culture, तो 29 बोलता है। एंड 30 इनको अधिकार देता है कि क्या कर सकता है, अपना अपने लिए क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट, ये आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आप क्या कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्या कर सकते हो आप, इंस्टीट्यूट्स को आप क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर, मतलब फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 32 पार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है। 28 के बारे में बात करें तो ये किस चीज के बारे में था, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्शंस के बाद रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात करता है। आगे, which article grants minorities the rights to establish and administer educational institute, आर्टिकल नंबर 30 बात करता है, ठीक है। 31 आपका डिलीट कर दिया था, ठीक है। 29 की बात करें, 29 आप लोगों को क्या बोलता था, ये माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता था। 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल ओनली टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को क्या था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं था, राइट टू इक्वालिटी नहीं था, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ओनली उन्हीं को है, ठीक है। ये आपका 30 में बात करता है। आगे देखते हैं। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32 बी आर अंबेडकर जी ने बोला था, एंड अभी आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स हमारे वॉयलेट कौन करता है, आपका स्टेट करता है, और ये किसके करता है, इंडिविजुअल के करता है, ठीक है। इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये हमारा अमेंडमेंट्स की बात करता है। आगे देखते हैं। Which article empowers the Supreme Court to issue writs, 32 करता है, हमने 5 तरह के रिट्स के बारे में बात करा था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which article empowers the High Court to issue writs, आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट से इसको कर सकते हैं और रिट्स को एडमिनिस्टर करा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। The writs of habeas corpus is issued related to, habeas corpus का मतलब क्या था, you may have the body, you may have the body, मतलब आपने पर्सन को इलीगली डिटेन करा है, तो अनलॉफुली डिटेन का आपका सी पे है, सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन। चलो आगे देखते हैं। द writ कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी, यानी कि वी मे कमांड, ये कौन बोलता है, आपका मैंडमस बोलता है, ठीक है। तो मैंडमस इसका आंसर है। आगे, द writ इज इश्यूड टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, यानी कि प्रोहिबिशन, और रोकता है
प्रिवेंट या प्रोहिबिट का मतलब क्या हो गया आपका? प्रोहिबिट हो गया। प्रोहिबिट से क्या हो गया आपका? प्रोहिबिशन। ठीक है, क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। The writ is issued to quash the order of an inferior court or tribunal। तो इस सर्टोरी, सर्टोरी का मतलब क्या होता है आपका? सर्टिफाई करता है, यानी कि एक हाई कोर्ट आपका लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर्स को क्या करता है? आपका क्वैश कर सकता है। क्या कर सकता है? आपका क्वैश कर सकता है। The writ is issued to inquire into the legality of a person's claim to a public officer। यानी कि by what authority, अथॉरिटी की बारे में बात करता है, मतलब किस अथॉरिटी से तुम इस चेयर में बैठो, तो क्यू वारंट तो बात करता है। Which literally means you may have the body, that is आपका habeas corpus। mandamus आपका कमांड के बारे में बात करता है। सर्टोरी आपका सर्टिफाई करता है। प्रोहिबिशन आपका प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, प्रोहिबिट किसको करेगा? एक लोअर कोर्ट की जुडिशरी को अपने एरिया से बाहर जाने के लिए प्रोहिबिट करेगा। सर्टिफाई में, सर्टोरी में क्या करेगा कि एक लोअर मतलब हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस आपके लोअर कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या करेगा कि उनके ऑर्डर को क्या कर देगा? ये क्वैश कर देगा। ठीक है, चलो। which literally means, writ literally means we command, that is a command numbers, अभी हमने बात करी थी। to be certified सर्टोरी by what authority, तो आपका क्या था? आपका Q1 and 2, ये आपके कीवर्ड्स थे। ठीक, which of the following fundamental right can be suspended during a national emergency under article 359? all fundamental right can be suspended, तो आपका देखो, right to constitutional remedies, right to property, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 359 के अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? आपके सस्पेंड होते हैं। तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी 300 ए में चला गया, ये नहीं है। डीपीएसपी आपके इनसे कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 51 ए में है, पार्ट 4 ए में है। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या सब एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलो, ये 32 से 35 के अंदर आते हैं। चलो आगे देखते हैं। Which fundamental right cannot be suspended even during a national emergency? यानी कि आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आपकी 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड आपकी नेशनल इमरजेंसी। एंड इसी में आपका 358 के अंदर आपका 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है एंड आपका 359 के अंदर 20 एंड 21 के सिवा एक्सेप्ट बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 20 21। Which constitutional amendment made the right to education a fundamental right? 86th Constitutional Amendment Act of 2002 में आपका आर्टिकल नंबर 49 45 तो डीपीएसपी का था, इसे आर्टिकल नंबर 21 ए में ऐड कर दिया गया था, जिसे फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल नंबर 21 ए। The right to education is available to children from the age group of 6 to 14 years. ठीक है, which constitutional amendment removed the right to property from the list of fundamental rights? तो 44th Constitutional Amendment Act of 1978 इसने रिमूव करा था। ठीक है, इसको बना देता आपका 300 ए के अंदर लीगल राइट बना देता। आगे, which article provide that the right to property is a constitutional right? तो 300 ए, ठीक है, इसे लीगल राइट बना देता, लीगल राइट बना देता या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना देता। आगे देखते हैं। Match the following fundamental rights with the correct article. Equality before law यानी कि आर्टिकल नंबर 14, freedom of speech and expression 19A, abolition of untouchability 17, protection of life and personal liberty ये आपका 21 हो गया। यानी कि ए का आर्टिकल नंबर 114, अच्छा 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं। ए का वन यानी कि ये और ये गलत हो गया। ठीक है, बी का आपका क्या है? 19 है, बी का थ्री तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स? तो क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14। ये आपका क्या करता है? आपका दोनों सिटीजन को मिलता है, जिसमें क्या बोलते हैं आपका कि ये, चलो इसको एक काम कर लेते हैं, ऐसा आप देख लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27
एंड 28 ये सिर्फ फॉरेनर्स को मिलते हैं, फॉरेनर्स को मिलते हैं। और एक्सक्लूसिवली जो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, इंडियन सिटीजन को मिलते हैं एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली मतलब कि ये और किसी को नहीं मिल सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Which of the following fundamental right is available only to Indian citizen? अभी हम लोगों ने बात करी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19 आपके एक्सक्लूसिवली हमको मिलता है। इसके संग 15, 16, 29 और 30 मिलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपके उनको मिलता है, लोगों को मिलता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका कितना हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका 21 हो गया, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट आपका क्या हो गया? 22 हो गया, ठीक है। ये 14 हो गया, तो हमें 19 मिलता है। आगे देखते हैं। Which of the following is not a writ issued by Supreme Court? तो आपका क्या था? 5 तरीके की रिट्स थी, जिसमें मेंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, सर्टोरी एंड प्रोहिबिशन था। तो इंजंक्शन इज द आंसर, ठीक है। इंजंक्शन क्या होता है? रोक लगाना होता है। आगे तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें गाइस हम लोगों ने ऑलमोस्ट आपके 75 क्वेश्चंस कहाँ से करे? आपके फंडामेंटल राइट से करे हैं, जो आपके कहते हैं आपके पीवाईक्यूज थे। एंड ये वो पीवाईक्यूज थे जो बेसिकली हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड ये आपके लिए क्या है? बेसिक से एडवांस तक का आपके क्या है? आपका सिलेबस प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कराने के लिए ये लेक्चर सीरीज थी। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। मिलते हैं एक अगले लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग एक और आपके पॉलिटी के किसी एक लेक्चर टॉपिक का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम वहां से बेसिक से लेकर के एडवांस तक उस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अभी भी ये आपकी याद नहीं हुए, तो आप लोग क्या कर सकते हो? इसको एक और बार देखिए, उसके बाद आई गारंटी यू कि आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। एंड जब तक हमारी लेक्चर सीरीज खत्म होगी, बेसिकली आपको अराउंड 100 to 150 आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे? आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या कर जाओगे? इसको मेमोराइज कर दोगे, जो बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो लेक्चर सीरीज में। थैंक यू सो मच।